नमस्कार। आज तारीख है 17 अप्रैल 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, और इस पीडीएफ को रेफर करना सच में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज के जो तीन मुख्य विषय हैं उनमें पहला है हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी एनआरएलएम। कैसे ये भारत की विकास कूटनीति को नया रूप दे रहा है अफ्रीका में। और दूसरा टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है। जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं लगातार, उनके पीछे का क्रीपिंग रिस्क क्या है। और तीसरा है पॉलिटी का सबसे जटिल मुद्दा, सबरीमाला केस और ये जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का सिद्धांत है ना, उसको समझेंगे हम। अनुच्छेद 25 और 26 के बीच का टकराव। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। एनआरएलएम की बात करें तो 2011 में शुरू हुआ था ये। हाँ, 15 साल हो गए इसको। और पिछले 15 सालों का अगर हम डाटा देखें स्रोतों के हिसाब से, तो ये सच में हैरान करने वाला है। हाँ, डाटा काफी मतलब इम्प्रेसिव है। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, वो साल का 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही हैं अब। 1 लाख रुपए यानी गांव के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और 5 करोड़ महिलाओं को तो सीधे बैंक क्रेडिट से जोड़ दिया गया है। बिल्कुल। और एक और आंकड़ा जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो ये कि 7% स्थानीय सरकारों में अब महिला बैंकिंग करस्पॉन्डेंस है। ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ गरीबी उन्मूलन नहीं है, ये पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में लाने का बहुत बड़ा प्रयास है। लेकिन इसकी गूंज अब सिर्फ भारत में नहीं है ना। सही कहा आपने। देखिए, अब ये जो मॉडल है ना, वो बॉर्डर्स क्रॉस करके ग्लोबल साउथ में जा रहा है, विशेषकर अफ्रीकन देशों में, जैसे इथियोपिया हो गया या टैंजानिया, मलावी, केन्या और रुवांडा। अच्छा, मतलब वहाँ की सरकारें इसमें दिलचस्पी ले रही हैं आजकल। हाँ, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है उनकी। देखिए, दशकों से क्या हो रहा था ना कि विकासशील देशों ने सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के बनाए हुए टेम्पलेट्स देखे हैं विकास के। वही टॉप डाउन अप्रोच है ना, कि पैसा आएगा और एक बना बनाया फ्रेम आएगा जो जमीन की असलियत पर काम ही नहीं करता। एग्जैक्टली। लेकिन एनआरएलएम का अफ्रीका जाना एक पीयर लर्निंग का बढ़िया एग्जाम्पल बन रहा है। यानी ऐसे देश जिनकी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां एक जैसी हैं, वो एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो मतलब अगर हम इसको एक सॉफ्टवेयर की भाषा में समझें तो भारत उनको कोई लॉक्ड स्मार्टफोन नहीं बेच रहा है, बल्कि एक ओपन सोर्स कोड दे रहा है जिसको वो अपनी कम्युनिटी के हिसाब से ढाल सकते हैं। ये ओपन सोर्स वाली एनालॉजी बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है यहाँ। और अगर आप देखें कि आखिर अफ्रीका इन मॉडल्स को क्यों अपना रहा है, तो इसके 4 मुख्य कारण स्रोतों में दिए गए हैं। और वो 4 मुख्य कारण क्या हैं? पहला तो वही महिलाओं का सामूहिक सशक्तिकरण। इन ग्रुप्स का जो मूल आधार है वो ट्रस्ट यानी विश्वास होता है। महिलाएं आपस में बचत करती हैं और एक दूसरे की गारंटी बनती हैं। राइट, जिससे उनका क्रेडिट डिसिप्लिन किसी बैंक स्कोर से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरा कारण है इसकी कम लागत। वेस्टर्न मॉडल्स की तरह इसमें शुरुआत में ही कोई भारी इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता है। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है गांव के हिसाब से। और तीसरा पॉइंट शायद उनकी इनफॉर्मल इकोनॉमी से जुड़ा है ना। हाँ, वही तीसरा कारण है। भारत की तरह अफ्रीकन देशों में भी लोगों के पास वो फिक्स सैलरी वाली नौकरियां तो है नहीं। उनकी निर्भरता छोटे व्यापार या खेती पर ज्यादा है। तो उन्हें फ्लेक्सिबल और छोटे लोन्स चाहिए होते हैं जो सिर्फ ये एसएचजी मॉडल ही दे सकता है। एनआरएलएम सिर्फ पैसे नहीं बांटता है, ये एक्चुअली इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करता है। ऐसे कमिटीज और फेडरेशंस बनाता है जो लंबा टिकती हैं। यानी भारत अब सिर्फ इकोनॉमिक डोनर नहीं रहा, बल्कि अपनी इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस को एक्सपोर्ट कर रहा है। स्रोतों में एक रूरल लाइवलीहुड्स नॉलेज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का भी तो जिक्र है। हाँ, वो एक संस्थागत ढांचा बनाने की कोशिश है इस चीज को और फॉर्मल करने के लिए, ताकि भारत के राज्य स्तरीय मिशन और अफ्रीकन सरकारें सीधे जुड़ सकें। एक कॉन्टिनेंट की महिला दूसरे कॉन्टिनेंट की महिला की आर्थिक दशा तय कर रही है। ये सच में एक पैराडाइम शिफ्ट है यार। पर एक तरफ हम अपने गांव की व्यवस्था को इतना मजबूत करके दुनिया को दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं वहां हालात बहुत चिंताजनक है। आप औद्योगिक दुर्घटनाओं और वर्कर्स सेफ्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। अगर हम स्रोतों को देखें तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के सक्ती में एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ जिसमें 20 लोगों की जान चली गई वहां। वो एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। और उससे पहले भी 2020 का विशाखापट्टनम गैस लीक देख लीजिए, या नेवली थर्मल पावर स्टेशन के धमाके। ये लिस्ट रुकी नहीं रही है। और इन स्रोतों में एक बड़ा ही तकनीकी शब्द यूज किया गया है, क्रीपिंग रिस्क। यानी ये अचानक रातों रात होने वाली दुर्घटनाएं नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्रीपिंग रिस्क का मतलब यही है कि खतरा धीरे धीरे पनपता है। एक दिन में कोई इंडस्ट्रियल बॉयलर नहीं फटता है। तो फिर ये होता कैसे अंदर? बॉयलर में तो भाप और पानी होता है हाई प्रेशर पर। हाँ, तो समय के साथ क्या होता है कि पाइप्स के अंदर मिनरल्स जमा होने लगते हैं, जिसे हम स्केलिंग कहते हैं। इस स्केलिंग से हीट ठीक से ट्रांसफर नहीं हो पाती और मेटल कमजोर पड़ने लगता है। अच्छा, मतलब वेयर एंड टेयर होता रहता है अंदर ही अंदर। और स्रोत एक और चीज बताते हैं,
अनस्टेबल ऑपरेटिंग रिजीम्स के बारे में, ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, शक्ति प्लांट का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जब कोई प्लांट नया अक्वायर होता है या आर्थिक वजहों से अपनी फुल कैपेसिटी पर नहीं चल रहा होता, तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर बार बार बदलना पड़ता है। और इसी अस्थिरता में शायद सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं ना? एग्जैक्टली लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय निरीक्षण तंत्र है वो इस अस्थिर स्थिति में कोई एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग नहीं करता। उन्होंने साल में एक बार सर्टिफिकेट दे दिया, बस काम खत्म। जबकि अंदर बॉयलर की हालत हर घंटे बदल रही है। ये तो एक बहुत बड़ा पॉलिसी फेलियर है। और स्रोत ये भी दिखाते हैं कि सरकार का सारा ध्यान आजकल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है। हाँ, और यही सबसे परेशान करने वाली बात है इस पूरे विश्लेषण में। ऐसा लगता है कि बिजनेस की आसानी का मतलब सुरक्षा में लापरवाही की आसानी हो गया है अब। वही ना, क्योंकि अचानक होने वाले सरकारी इंस्पेक्शन तो लगभग बंद ही कर दिए गए हैं। उनकी जगह अब सेल्फ सर्टिफिकेशन ने ले ली है। और शेड्यूल्ड थर्ड पार्टी ऑडिट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि फैक्ट्री मालिक को पहले से पता होता है कि चेकिंग कब होने वाली है। ये तो वही बात हुई कि एग्जाम से पहले पेपर मिल गया हो। और एक और नियम है जिसका जिक्र स्रोतों में है कि अगर कंपनी सेफ्टी चेक के लिए या मेंटेनेंस के लिए प्लांट बंद करती है तो उस डाउन टाइम पर पेनल्टी लगती है। जी हाँ, सीधे तौर पर इंडस्ट्री को बोला जा रहा है कि मशीन बंद नहीं होनी चाहिए, भले ही वहाँ काम करने वाले लोगों की जान खतरे में हो। और इस सब की कीमत आखिर कौन चुका रहा है? वो बेचारा ठेके पे रखा गया प्रवासी मजदूर, उसके पास यूनियन का कोई सपोर्ट नहीं होता। सही कहा आपने। 2024 और 25 में जो पुणे इंडस्ट्रियल बेल्ट और संगरेडी में धमाके हुए, उनकी रिपोर्ट में ये साफ था, उन मजदूरों को ऐसी फैक्ट्रीज में लगा दिया जाता है जहां उन्हें केमिकल्स के नाम तक नहीं पता थे। और सेफ्टी मैनुअल ऐसी भाषा में थे जो वो पढ़ ही नहीं सकते थे, या तो इंग्लिश में या किसी ऐसी भाषा में जो उनकी लोकल लैंग्वेज नहीं है। और इसके ऊपर से जो नया OSHW कोड आया है 2020 का, वो तो एक बहुत बड़ा कानूनी लूप होल दे रहा है यहाँ। वो कैसे? नए कोड में क्या खामी है? नए कोड में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को सीधे तौर पर आपराधिक या क्रिमिनल रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसकी खुद की सीधी लापरवाही साबित न हो जाए। अच्छा, तो मतलब असली जिम्मेदारी वो छोटे सब कॉन्ट्रैक्टर्स पे डाल देते हैं बचने के लिए। हाँ, जब तक फैक्ट्री मालिकों को सीधे जेल जाने का डर नहीं होगा, तब तक तो ऐसी मौतों को सिर्फ एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मानकर दबाया जाता रहेगा। ये काफी डार्क रियलिटी है। और इसी फैक्ट्री लॉज की इन कमियों से बात वहां आती है जो इन सारे नियमों की बुनियाद है, हमारा संविधान। सही कहा, क्योंकि औद्योगिक सुरक्षा लोगों की जान बचाने का सिस्टम है, तो संविधान लोगों के अधिकारों और आस्था के बीच संतुलन बनाने का। चलिए अब इस तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो देश के सबसे जटिल मुद्दों में से एक है, सबरीमाला केस और ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यानी ERP का सिद्धांत। हाँ, स्रोत बताते हैं कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ 2018 के उस पुराने सबरीमाला फैसले की समीक्षा कर रही है। वही फैसला ना जिसमें केरला के 1965 के नियम को असंवैधानिक करार दिया था, जिससे एक आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी। हाँ, वही। और ये पूरी संवैधानिक लड़ाई अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 के आसपास घूमती है। इन दोनों के बीच का तनाव ही मूल समस्या है। तो थोड़ा आसान भाषा में समझाइए कि इन दोनों अनुच्छेदों में टकराव कहाँ हो रहा है। देखिए, अनुच्छेद 25 जो है वो व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की आजादी देता है, यानी व्यक्तिगत समानता और आजादी। पर अनुच्छेद 26 किसी भी धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामले खुद प्रबंधित करने की आजादी देता है। अच्छा, तो समस्या ये आई कि धार्मिक मामला क्या है और लौकिक या सेक्युलर मामला क्या है? क्योंकि अगर कोर्ट हर चीज को धार्मिक मान ले तो राज्य कभी कोई कुरीति खत्म ही नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। और इसीलिए 1954 के शुरूर मठ केस में कोर्ट को एक कानूनी टूल बनाना पड़ा, जिसे हम ERP यानी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट कहते हैं। तो इस टेस्ट में बेसिकली क्या देखा जाता था शुरू में? शुरू में तो बस ये जानना था कि क्या कोई प्रथा उस धर्म का हिस्सा है या नहीं। लेकिन समय के साथ कोर्ट का नजरिया बदला। 2004 का जो आचार्य जगदीश्वरानंदा केस था ना, उसमें ये टेस्ट बहुत सख्त हो गया। अच्छा, वहां क्या बदलाव आया इस टेस्ट में? अब कोर्ट ये नहीं देखता कि ये प्रथा धर्म में है या नहीं, बल्कि ये देखता है कि क्या इस प्रथा को हटा देने से उस धर्म का मूल अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यानी पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा क्या? अगर अस्तित्व खत्म नहीं होता तो उसको रोका या बदला जा सकता है। हाँ, और यही ERP टेस्ट आजकल इतनी कड़ी बहस का हिस्सा है। स्रोतों में केंद्र सरकार का पक्ष भी काफी विस्तार से दिया गया है, जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा है। उनके तर्कों को डिकोड करना जरूरी है।
उनका पहला तर्क क्या था? उनका पहला तर्क ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक बेहद सब्जेक्टिव चीज है। जो 5 जजों को नैतिक लगता है, जरूरी नहीं कि पूरा समाज उस आस्था को उसी तरह देखे। और दूसरा उन्होंने शायद सेपरेशन ऑफ पावर की तरफ इशारा किया था। हाँ, उन्होंने कहा कि जजेस को समाज सुधारक नहीं बनना चाहिए, ये काम विधायिका और समाज का खुद का है। और तीसरा पॉइंट ये था कि जुडिशरी के पास वो थियोलॉजिकल एक्सपर्टीज नहीं है कि वो तय करें कि किसी धर्म के लिए क्या एसेंशियल है और क्या नहीं। सही बात है, लेकिन चौथी बात जो उन्होंने अनुच्छेद 17 को लेकर कही, वो बहुत कड़ी थी। दरअसल 2018 में महिलाओं पर रोक को अनुच्छेद 17 यानी छुआछूत से जुड़ा गया था। ओह अच्छा, तो तुषार मेहता का इस पर क्या रिस्पॉन्स था? रूप से जाति आधारित अत्याचार से जुड़ा है। उसको मासिक धर्म जैसी बायोलॉजिकल कंडीशंस पर लागू करना संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को विकृत करना होगा। ये चारों तर्क सच में लाइन को काफी धुंधला कर देते हैं। जी। लेकिन इस पूरी लीगल बहस में एक और फैक्ट स्रोत में है जिसने सच में मेरा दिमाग घुमा दिया। एक फिलोसॉफिकल मुद्दा है। आप रिलीजियस डिनोमिनेशन शब्द की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना? हाँ वही, मतलब आप देखिए स्रोत के मुताबिक ये जो शब्द है ना अनुच्छेद 26 में, ये दरअसल 1937 के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 44 से प्रभावित होकर लिया गया था। और इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। आयरलैंड एक क्रिश्चियन बहुल देश था और उनका संविधान जिन संप्रदायों के लिए बना था, जैसे प्रेस्बिटेरियन चर्च, उनका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता था। हाँ, उनका एक मुखिया होता है, एक रूल बुक होती है और एक आकार होता है जिसे कोर्ट आसानी से पहचान सके। लेकिन जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो इसका ढांचा बिल्कुल अलग है। ये एक ओपन आर्किटेक्चर है। यहाँ कोई एक सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। यहाँ तो अनंत परंपराएं और स्थानीय देवता एक साथ मौजूद हैं। तो यहाँ वही विचार उत्पन्न होता है कि क्या उन पश्चिमी देशों के हायरार्की वाले धर्म के लिए बनाए गए टेस्ट से भारत की अनंत और खुली आस्था को देखना या तोलना कहाँ तक सटीक है? ये डिस्क्रिपेंसी ही संवैधानिक कानून का सबसे नाजुक हिस्सा है। वैसे संविधान निर्माता शायद इस फर्क को थोड़ा बहुत भांप चुके थे। कैसे? उन्होंने क्या किया था इसके लिए? इसीलिए अनुच्छेद 26 में उन्होंने सिर्फ रिलीजियस डिनोमिनेशन पर पूर्ण विराम नहीं लगाया, बल्कि आगे और एनी सेक्शन देयरऑफ भी जोड़ दिया था, ताकि भारत की इस बहुआयामी स्थिति को समाहित किया जा सके। यहाँ एक बड़े धर्म के अंदर छोटी-छोटी आस्थाएं हो सकती हैं जो एक अलग परंपरा रखती हैं। बिल्कुल, पर इस कोशिश के बावजूद कोर्ट्स के सामने चुनौती तो बरकरार है। एक तरफ उन्हें सामाजिक बदलाव लाना है और दूसरी तरफ ऐसी आस्था का सम्मान करना है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। सही कहा आपने। तो इन तीनों विषयों की इस गहरी चर्चा के बाद अब वक्त आ गया है कि हम अपने इस डीप डाइव को समेटें। आज हमने सच में बहुत अलग-अलग कड़ियों को जोड़ा है, ग्रामीण महिलाओं के एनआरएम मॉडल से लेकर इंडस्ट्रियल सेफ्टी तक। हाँ, एनआरएलएम कैसे अफ्रीका में नया इकोसिस्टम बना रहा है पीयर लर्निंग के जरिए। फिर हमने देश में क्रीपिंग रिस्क्स और इंडस्ट्रियल रूल्स के लूप होल्स को समझा, जो प्रवासी मजदूरों की जान से खेल रहे हैं। और अंत में सबरीमाला केस और संविधान के सबसे बड़े कानूनी धर्म संकट को डिकोड किया। ये सारे ही मुद्दे यूपीएससी और बाकी एग्जाम्स के नजरिए से बहुत अहम है। बिल्कुल, और इसलिए मैं श्रोताओं को याद दिला दूं कि आज के विश्लेषण की डिटेल्ड नोट्स और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से जरूर डाउनलोड कर लें, ताकि इस कॉम्प्लेक्स जानकारी का परीक्षा के लिए बेहतरीन उपयोग हो सके। हाँ, उसमें आपको ये सारे लीगल आर्ग्यूमेंट्स, स्रोतों के रेफरेंसेस और डेटा पॉइंट्स विस्तार से मिल जाएंगे। लेकिन इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स है जो मेरे जहन में घूम रहा है। कैसा पैराडॉक्स? जरा सोचिए, एक तरफ हमारा अपना स्वदेशी एनआरएलएम मॉडल अफ्रीका में हिट हो रहा है क्योंकि वहां पश्चिमी देशों के लदे हुए विकास मॉडल फेल हो गए थे। राइट। हम गर्व से अपने जमीन से जुड़े मॉडल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सही बात है, और हम उस पर काफी प्राउड भी फील करते हैं। पर दूसरी तरफ जब हमारी अपनी सदियों पुरानी और बहुआयामी आस्थाओं को कानून की कसौटी पर कसने की आती है, जैसे शबरीमाला केस में, तो हम आज भी 1937 के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन वाले पश्चिमी कानूनी ढांचे पर निर्भर हैं। ये वाकई एक बहुत प्रोफाउंड थॉट है। मतलब जिस तरह हम आर्थिक रूप से डिकॉलोनाइज हो रहे हैं, मेरा मतलब है अपने मॉडल्स दे रहे हैं दुनिया को। वही मेरा सवाल है श्रोताओं के लिए, क्या वक्त नहीं आ गया है कि जिस तरह हम गांव के मॉडल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक उसी तरह हम अपने कानूनी दृष्टिकोण को भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों के हिसाब से फिर से सोचें? क्या इस चश्मे को डीकॉलोनाइज करने का वक्त नहीं आ गया है? ये सच में आने वाले समय का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल और लीगल चैलेंज होने वाला है। सामाजिक रूप से आजाद देश का कानूनी ढांचा कब डीकॉलोनाइज होगा, ये देखना काफी चिंतनशील होगा। तो इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स स्रोतों को डिकोड करने और सिस्टम के मैकेनिज्म को समझने के लिए आपसे अगले विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए और सवाल पूछते रहिए।